If number of elements in set A is 12 and number of elements in set B is 6, then the number of elements in A cross B is. अब यहाँ पे हमें number of elements in the Cartesian product ढूंढना है. Now we know that अगर number of elements in A P होता है and say number of elements in set B is Q, then number of elements in A cross B, that is Cartesian product set, will be P into Q. तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करते हैं. तो यहाँ पर हमें P की वैल्यू दी हुई है 12, Q की वैल्यू है 6. So number of elements in A cross B will be 12 into 6, that is equal to 72. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C. If set P has elements 1, 2, 3 and set Q has elements A, B, then P cross Q, that is Cartesian product of P and Q is. तो यहाँ पर हमें सेट दिया है P जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, फिर है सेट Q जिसके एलिमेंट्स है A, B और हमें फाइंड करना है P cross Q. Now we know that Cartesian product is set of all the ordered pairs. अब जब हम ordered pairs लिखेंगे उसमें पहला एलिमेंट P का आएगा और दूसरा एलिमेंट Q का आएगा. तो जो ordered pairs बनेंगे वो है 1A, then next ordered pair will be 1B, next आएगा 2A, next would be 2B, next ordered pair 3A and last ordered pair would be 3B. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C. If set P has elements 1, 2, 3 up to 10 and Q के elements है 6, 7, 9, 10, then the cardinality of P intersection Q is. तो यहाँ पर P के elements है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 और Q है Q के elements है 6, 7, 9 and 10. तो सबसे पहले तो हम इनका इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, दैट इज P इंटरसेक्शन Q, यानी वो एलिमेंट्स जो P और Q में कॉमन है. तो अगर हम देखें यहाँ पे 6, 7, 9, 10 ये सेम एलिमेंट्स यहाँ पर भी है सेट P में 6, 7, 9, 10. सो इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आएंगे 6, 7, 9 एंड 10 और हमें पूछा गया है द कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q, दैट इज द कार्डिनल नंबर पूछा गया है. अब कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. So therefore, the number of elements in P intersection Q is 1, 2, 3, 4. So 4 elements है. So n of P intersection Q is 4. यानी the cardinality of P intersection Q is 4. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D. If set A इसके elements है A, B, then the power set P of A is. अब power set होता है set of all the subsets. So power set of A is nothing but set of all the subsets of set A. तो पहले set A के हम subsets लिखते हैं. अब सेट A के एलिमेंट्स है A एंड B, तो दो एलिमेंट्स हैं. सो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है सो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 raised to n, दैट इज 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4. तो 4 सबसेट्स बनेंगे सेट A के. सबसे पहले तो आएगा नल सेट,
फिर आएगा सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए, देन सेट कंटेनिंग एलिमेंट बी एंड द सेट ए इटसेल्फ। तो ये हो गए 4 सबसेट सेट ए के। अब इसका अगर हम सेट बनाते हैं सबसेट्स का, तो हमें मिलेगा पावर सेट ऑफ ए। सो देयरफॉर द पावर सेट ऑफ ए इज द सेट विद दीज 4 एलिमेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। Two sets A and B contain P and Q elements. The product of number of subsets of A and B is 64. Then the value of P plus Q is. तो यहाँ पर हमें दिया है कि सेट A में P एलिमेंट्स हैं, तो सेट A के 2p सबसेट्स बन सकते हैं। एंड वैसे ही सेट B में है Q एलिमेंट्स, सेट B कंटेन्स Q एलिमेंट्स, इसलिए B के 2q सबसेट्स फॉर्म हो सकते हैं। So if a set has n elements, then the number of subsets is given by 2n। तो वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। अब इनका प्रोडक्ट, दैट इज नंबर ऑफ सबसेट्स का प्रोडक्ट, दैट इज 2p into 2q, ये प्रोडक्ट वैल्यू हमें दी हुई है एज 64। Now using the laws of indices, इसे हम लिख सकते हैं 2p plus q, एंड 64 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2⁶। अब दोनों तरफ बेस वैल्यू सेम है, तो हम पावर्स को भी इक्वेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं p plus q is equal to 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। The number of elements in two sets A and B are P and Q. The ratio of the number of subsets of this is 32। इनका जो सबसेट का रेशियो है नंबर ऑफ सबसेट्स का, वो है 32। Then the value of P minus Q is। अब A में है P एलिमेंट्स, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2p, एंड B में है Q एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनेंगे Q एलिमेंट से, दैट विल बी 2q, और इनका जो रेशो दिया है दैट इज 2p इज टू 2q, ये रेशो दिया है हमें 32। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का रेशो है 32। अब अगर हम इंडाइसेस यूज करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एज 2p minus q, एंड ऑन द राइट हैंड साइड 32 को हम लिख सकते हैं एज 2⁵। अब दोनों तरफ बेस सेम है 2, तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। So therefore we could say P minus Q is equal to 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। If set U, that is a universal set, इसके एलिमेंट्स है 1 से लेके 10 तक, सेट A के एलिमेंट्स है 1 3 5 7, सेट B के एलिमेंट्स 2 4 9 6 10, देन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे सेट A हमें दिया है, इसके एलिमेंट्स है 1 3 5 7। फिर सेट B, इसके एलिमेंट्स है 2 4 9 6 एंड 10। तो सबसे पहले तो हम इनका यूनियन करेंगे, ये दो सेट्स का। सो A यूनियन B विल बी, अभी ये दोनों सेट के एलिमेंट्स हम कंबाइन कर देंगे तो हमें यूनियन मिल जाएगा। सो बी 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10।
लेकिन हमें पूछा गया है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ये हमें मिलेगा यूनिवर्सल सेट में से। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में से हमें मिला A यूनियन B। अब जो एलिमेंट रह जाएंगे वो होगा A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B में तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब एक ही एलिमेंट रह जाता है यूनिवर्सल सेट का, विच इज 8। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब एक ही एलिमेंट रह जाता है, दैट इज एलिमेंट 8। वो आएगा A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में। सो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का जो एलिमेंट है वो है 8, which is, if you see, it is a singleton set. This is a set containing only one element. तो इसीलिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, a singleton set. If set E has elements 1 2 3 4 up to 10 और सेट A है, इसके एलिमेंट्स है 3 5 7 9, सेट B के एलिमेंट्स है 2 4 6 8, देन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज। अब यहाँ पर सेट A के एलिमेंट्स है 3 5 7 एंड 9, सेट B के एलिमेंट्स है 2 4 6 8, एंड वी कैन क्लियरली सी कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है A एंड B में, यानी कि जो A इंटरसेक्शन B होगा दैट विल बी अ नल सेट। और हमें पूछा गया है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नल सेट। अब यहाँ पर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो वैसे लिख लेते हैं A intersection B complement will be null set का complement, and null set का complement होता है universal set। अब यहाँ पर universal set है हमारा set E, तो इसलिए null set का complement होगा the universal set E। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन A। The question is, A, B, C are sets of letters needed to spell the words student, progress and congruent respectively. Then, number of elements in A union B intersection C is equal to. So first of all, let us define the three sets. Now, the elements of set A would be S, T, U, then we have D, E and N. Now we won't be repeating the letter T because it already exists in the set. Set B would contain elements P, R, O, G. Now again R is repeated. Then we have E and S. And the elements of set C would be C, O, N, G, R, then U, next is E. Now N is repeating again, so we drop that element, and last would be T. So we have defined sets A, B and C. Now we are interested in obtaining A union B intersection C. So let us first obtain B intersection C. So B intersection C would have elements. Now if you observe the common terms over here, we have R as the common element over here. Then O is the common element. Next is we have G as the common element. Next is
E. That's it. So these are the 4 elements in B intersection C. And now we will take the union of A and B intersection C. So let us perform the union. So therefore, A union B intersection C will have elements. Let us write down the elements of A. We have S, T, U, D, E, N, and the intersection elements. Now we have R over here, then O, next would be G. Now E already exists in the set, so we won't be writing that. So if we count the elements, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So therefore we could say the number of elements in A union B intersection C is equal to 9. And let us look at the options. Yes, so the answer to this question is option B. Question दिया है, if the function f of x is equal to x plus 3, the function g of x is equal to x square, then the function gof is. तो ये क्वेश्चन बेस्ड है कॉम्पोजिट फंक्शन पर. तो हमें पहले f of x दिया हुआ है which is x plus 3, और दूसरा फंक्शन हमें दिया है g of x which is equal to x square, और हमें फाइंड करना है गॉफ फंक्शन, यानी कि g में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे fx को. तो g में जहां जहां x है वहां आ जाएगा fx. तो g of fx will be, यहाँ है x square तो ये हो जाएगा fx the whole square. So this would be f of x the whole square. लेकिन f of x है x plus 3, वो यहाँ लिख लेते हैं. So we have x plus 3 the whole square. So if we check the options, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी. क्वेश्चन दिया है, if the function fx is equal to x plus 3, then the function g of x is equal to x square, then fog function is. तो यहाँ हमें कॉम्पोजिट फंक्शन पूछा गया है फॉग. अब वो हम इजीली ढूंढ सकते हैं एज, पहले हम fx लिखते हैं. fx is x plus 3, then जो फंक्शन दिया है g that is x square, और हमें फाइंड करना है the fog function. The fog is nothing but फंक्शन f के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन g of x. तो बेसिकली ये कॉम्पोजिट फंक्शन है. तो अभी f के अंदर g of x, तो यहाँ g of x हमने लिख लिया. तो यहाँ भी ये x को रिप्लेस करेंगे, इस वाले x को, बाय g of x. So this becomes g of x plus 3. But g of x is x square. हमारा जो फॉग फंक्शन आएगा वो है x square plus 3. एंड अगर ऑप्शन देखें तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन A. If f of x is equal to x square plus x plus 3 and g of x is equal to x square minus x plus 1, then GOF of 1, यानी g composite of f at 1, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है. तो पहले तो हम f at 1 इसकी वैल्यू ढूंढेंगे. तो इसमें हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं f of x में. तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3. तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 5. और अब हम इजीली ढूंढ सकते हैं GOF, दैट इज द कॉम्पोजिट फंक्शन, द गॉफ फंक्शन एट 1. अब इसका ये मीनिंग होता है कि आपको G में
f of 1 ये सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन हमें f of 1 इसकी वैल्यू तो मिल चुकी है एज 5. सो बेसिकली हम द फंक्शन g में सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू 5. तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x टर्म है यहाँ पर हम 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो वील ऑब्टेन 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1. तो अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं. सो 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 5 प्लस 1. सो 25 माइनस 5 ये हो गया 20 प्लस 1 दैट गिव्स अस 21. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. If f composite of g is equal to g composite of f, यानी the function is equal to the Goff function, where f of x is equal to 2x plus a and g of x is 3x plus 5, then a is. अब यहाँ पर हमें दिया है f composite g is equal to g composite f. अब f composite g होता है f of g of x and g composite f होता है g of f of x. यानी यहाँ पर f में हमें x की जगह पर gx सब्स्टिट्यूट करना है और g में x की जगह पर f of x सब्स्टिट्यूट करना है. सो बेसिकली f में अब g of x है 3x plus 5. तो फंक्शन f में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x plus 5. जहाँ जहाँ x होगा वहाँ आ जाएगा 3x plus 5. और g में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x plus a यानी फंक्शन f of x को. सो लेट अस डू दिस. अब यहाँ पर f of x दिया है 2x plus a. तो ये जो x है ये x हटाकर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x plus 5. So this becomes 2 times 3x plus 5 plus a is equal to फंक्शन g देखते हैं 3x plus 5. तो ये जो x है इसे हम रिप्लेस करेंगे f of x से यानी 2x plus a से. So 3 times 2x plus a plus 5. ये इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं a क्या मिलता है. नाउ 2 into 3x ये आएगा 6x plus 2 5s is 10 plus a is equal to 3 into 2x. Again that's 6x. 3 into a ये हो जाता है 3a plus 5. दोनों तरफ हम 6x ये कैंसिल आउट कर सकते हैं. देन 5 इस तरफ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 minus 5 और a इस तरफ ट्रांसफर करते हैं राइट साइड पर. सो 3a minus a. लेट अस कंप्लीट दिस हियर. 3a minus a is 2a. सो 2a is equal to 10 minus 5 is 5. यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलती है as 5/2. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C 5/2. क्वेश्चन दिया है इफ y is equal to x square upon 4x plus 1, find x such that f of x is non-existent. या फिर ये not defined कब होगा, तो ऐसी x की वैल्यू हमें ढूंढनी है. ओके, नाउ वी नो दैट fx will be non-existent. fx is non-existent when the denominator, right, when the denominator value is equal to 0. अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है 4x plus 1. So therefore हम कह सकते हैं 4x plus 1 is equal to 0. So 4x is equal to minus 1. So x is equal to minus 1/4. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी.